हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, वीडियो का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, जो 22 और 23 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। 22 दिसंबर का दोनों सेट मैंने हिंदी का सॉल्व करवा दिया है 50-50 क्वेश्चन का। आज जो 23 दिसंबर को हुआ था और फर्स्ट प्रथम पाली में, उसका हिंदी का 50 क्वेश्चन का सेट मैं आज लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों, जो आदर्श मैंने दो पार्ट में और प्रथम पाली के द्वितीय पाली के 22 दिसंबर के जो पेपर सॉल्व हैं, वो प्लेलिस्ट में मैंने देखे हुए बनाए हुए हैं, सर उसमें जाके आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए पूरा अच्छे से। और अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी और नॉलेजफुल चीजें यहाँ से आपको मिलेंगी, बराबर मिलती रहेंगी। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। कह रहा है कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब छोटा ओ, बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ओ है। कह रहा है कि इसमें कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। कह रहा है कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। अब पूछ रहा है कि बड़ा आ है, ये मूल दीर्घ स्वर है। बड़ी ई है, ये बड़ा ऊ है। लेकिन ये छोटा ऊ है, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है, ये संयुक्त स्वर में आता है। ए ऐ ओ औ, ये क्या आता है आपका, ये संयुक्त स्वर में आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी अब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके तीनों मूल दीर्घ स्वर में आते हैं। बाकी के जो चार दीर्घ स्वर बचे हैं, ए ऐ ओ औ, ये मूल दीर्घ स्वर में नहीं आते हैं, ये संयुक्त स्वर में आते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ओ वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका संयुक्त स्वर हो गया। ए ऐ ओ औ, ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ था वीडियो में। सारे के सारे क्वेश्चन जो वीडियो में पूछे हुए थे वही क्वेश्चन है, कोई एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। अध्ययन किस तरीके से लिखा जाता है। पूछा था कि अध्ययन का शुद्ध वर्तनी क्या होता है। अध्ययन का शुद्ध वर्तनी आधा धा या न, कि आधा धा फिर या न, कि अध्ययन। तो इस तरीके से अध्ययन जो होता है वो सही सही शुद्ध वर्तनी इसका अध्ययन का आ, आधा धा फिर या न, इस तरीके से अध्ययन लिखा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा था। तो वैसे उत्तरदायी पूछा था कि उत्तरदायी बड़ी ई रहेगा, कि उत्तरदायी यहाँ पे दिया था, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा। तो उत्तरदायी जो शुद्ध वर्तनी होती है उत्तरदायी की, इसको भी पूछा था। तो उत्तरदायी की जो शुद्ध वर्तनी होती है, उत्तरदायी, यहाँ पे बड़ी की मात्रा रहती है। अगर आप ई लगा रहे हैं, इसको जो है सही मान रहे हैं, ये वर्तनी के हिसाब से ये अशुद्ध है, ग्रामर एवं व्याकरण के हिसाब से ये अशुद्ध है। उत्तरदायी शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संधि का प्रकार नहीं है। ये इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार। कह रहा है कौन सा संधि नहीं है। तो संधि तीन प्रकार की होती है, आप जानते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये अनुस्वार संधि नहीं है। अनुस्वार जैसे गंगा हो गया, तो ये बिंदी जो होती है, बिंदु, ये अनुस्वार में आता है। चंचल, इस तरीके से अनुस्वार होता है। जबकि जो है जैसे आंख हो गया, इसे क्या बोला जाता है, ये चंद्र बिंदु वाले को क्या बोला जाता है, चंद्र बिंदु वाले को अनुनासिक बोला जाता है। और जो सिंपल एक बिंदु रहता है, इसे अनुस्वार बोला जाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम पे कई बार पूछते हैं। तो इसमें अनुस्वार वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, ये संधि नहीं है, बल्कि ये वर्णमाला का एक प्रकार है। अब देखिए, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार, चार ऑप्शन दिया हुआ है। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। अब पूछ रहा है कि जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार में कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। मतलब इसमें तीन व्यंजन है, एक व्यंजन नहीं है। तो देखिए, जगदम्बा का जो होता है वो जगत प्लस अम्बा होता है। जगत, जगत प्लस अम्बा हलंत रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये व्यंजन संधि में आ गया। विद्यालय जो होता है वो विद्यालय विद्या प्लस आलय होता है। विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, ये देखिए, ये आपके स्वर संधि बन रहे हैं। बड़ा आ और बड़ा आ मिला के बड़ा आ हो रहा है। तो इस तरीके से विद्यालय में जो है आपका ये दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। विद्यालय में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये आपका जो है व्यंजन संधि नहीं है, ये स्वर संधि है। बाकी संतोष में सम प्लस तोष, संतोष कैसे लिखा जाएगा, सम प्लस तोष, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अहंकार में अहम, अहम धनकार, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको पूरा देखिए। इसमें विद्यालय जो है ये स्वर संधि में आता है। देशभक्ति व पंचवटी में समास पूछ रहा है।
कि देशभक्ति में कौन सा समास है और पंचवटी में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में जो आपका है ये संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष है तो कैसे है, देशभक्ति को आप कैसे लिखते हैं, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति को जो आप विग्रह करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं देश के लिए भक्ति। तो बीच में क्या आ रहा है, के लिए। अब जो कारक होता है वो, ये कारक इसमें आ जाता है, वो तत्पुरुष समास हो जाता है। अब तत्पुरुष समास हो जाता है, तत्पुरुष में कौन सा कारक आया हुआ है, तो संप्रदान का जो चिन्ह होता है को या के लिए, संप्रदान का जो चिन्ह होता है को व के लिए। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, देशभक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष कारक हो गया। पंचवटी, पांच वटियों का समूह, क्योंकि इसमें पंच जो है पहला अक्षर जो है वो संख्यावाची आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। पंचवटी में कौन सा समास हो गया, द्विगु समास हो गया पंचवटी, ठीक है, क्योंकि इसमें पहला अक्षर जो है वो संख्यावाची आ रहा है। अब नेक्स्ट है अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज, चार ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि किसमें आ उपसर्ग नहीं है, आ उपसर्ग किसमें नहीं है, तो आ उपसर्ग किसमें नहीं है, देखिए आकथ में आ प्लस कथ, अभेद में आ प्लस भेद, अचूक में आ प्लस चूक, लेकिन अनुज में आ प्लस नुज नहीं है। अनुज में जो होता है वो अनु प्लस जा है, अनुज में अनु प्लस जा है, तो इसमें आ उपसर्ग नहीं है, अनुज में अनु उपसर्ग है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि कौन से में आ उपसर्ग नहीं है, तो आ उपसर्ग अनुज में नहीं है, अनुज में क्या है, अनु उपसर्ग है, अनु प्लस जा, ठीक है, इस तरीके से ये अनु उपसर्ग से बना हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है शेरनी, मोरनी, नौकरानी और कुटनी, चारों में से पूछ रहा है कि कौन से में नी प्रत्यय नहीं है। नी प्रत्यय पूछ रहा है कि कौन से में नी प्रत्यय नहीं है, नी प्रत्यय पूछ रहा है किसमें नहीं है। देखिए शेरनी में शेर प्लस नी, मोरनी में मोर प्लस नी और कुटनी में कुट प्लस नी, लेकिन नौकरानी जो होता है वो, नौकरानी इस तरीके से लिखा जाता है, नौकर प्लस आनी, तो नौकरानी में आनी प्रत्यय है, ना कि नी प्रत्यय। इस तरीके से नौकरानी ऑप्शन आपका ये सही होता है, इसमें नी प्रत्यय नहीं है, इसमें आनी प्रत्यय, ठीक है, नौकरानी। नेक्स्ट पूछा है तत्सम किसमें नहीं है, मतलब किसमें तत्सम नहीं है, चार ऑप्शन दिया है, चार, कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार, चार ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा तत्सम नहीं है। कपाट ये तत्सम है, इसका होता है किवाड़, कीटक भी तत्सम है, कूची जो दिया गया है, कूची आपका तत्सम नहीं है, कूची का क्या होता है, कूर्चिका, कूची का क्या होता है, कूर्चिका, इसका तत्सम जो होता है वो कूर्चिका होता है, कूची का। और कुंभकार ये तत्सम है, कुंभकार का जो तद्भव होता है वो कुम्हार होता है, तो कूची जो है ये तत्सम नाव की ये क्या है, तद्भव है, कूची का तत्सम क्या होता है, कूर्चिका। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट है पक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्ष है, पक्षी है, पतन है, पत्ता है, चार ऑप्शन दिया गया है, पक्ष, पक्षी, पतन और पत्ता। इसमें पूछ रहा है कि तद्भव कौन सा है, कौन सा तद्भव है, तो तद्भव इसमें कौन सा हो गया, तद्भव इसमें आपका देखिए पक्ष है ये तत्सम है, पक्षी है ये भी तत्सम है, पतन है ये भी तत्सम है, लेकिन ये जो पत्ता दिया हुआ है ये पत्ता आपका तद्भव है, ठीक है, पत्ता क्या है, तद्भव है। और पत्ता का तत्सम क्या होता है, पत्र होता है, पत्ता का तत्सम क्या होता है, पत्र होता है। अब जैसे पक्ष दिया गया है, तो पक्ष ये जो है क्या है, ये तत्सम है, पक्ष का जो तत्सम होता है वो तद्भव होता है, वो पंख होता है, पक्ष का जो तत्सम होता है वो पंख होता है। पक्षी जो होता है, पक्षी का क्या होता है, पंछी होता है, पक्षी का तद्भव पंछी होता है, ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। और पतन दिया गया है, तो पतन का जो है तद्भव क्या होता है, वो पढ़ना होता है, पतन का तद्भव क्या होता है, पढ़ना। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन आप देखिएगा। पत्ता का पत्ता एक जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, पत्र, तो ये पत्ता ऑप्शन इसमें सही होता, क्योंकि इसमें पूछा था कि चार ऑप्शन दिया गया था कौन सा तद्भव है, तो पत्ता तद्भव है, बाकी पक्ष, पक्षी, पतन क्रमशः ये तत्सम शब्द हैं, और उनके तद्भव क्या है, पंख, पंछी और पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है सोलह, शोभन, सोता, सोना, चार ऑप्शन दिया गया है, सोलह, शोभन, सोता, सोना, इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि तत्सम कौन सा है, ठीक है, तत्सम। तो 16 जो है ये तद्भव है, शोभन ये जो है आपका तत्सम है, शोभन क्या है, ये तत्सम है, सोता और सोना ये भी आपके तद्भव है। शोभन जो है तत्सम होता है, इसका तत्सम जो होता है वो सोहन होता है, शोभन का
शोभन का तत्भव क्या होता है? सोहन। सोहन का तद्भव सोहन होता है, ठीक है। तो ये शोभन जो है आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सोहन है। बाकी 16 जो होता है ये तद्भव होता है, इसका तत्सम होता है खोडस। खोडस इस तरीके से। इसके अलावा जो है सोता है, सोता का स्रोत होता है, सोता का स्रोत होता है। नेक्स्ट है सोना, सोना का स्वर्ण होता है, इसको आपको पता है। तो इस तरीके से ये आपका शोभन शब्द हो गया, ये तत्सम हो गया। इसमें पूछा था कौन सा तत्सम शब्द है चार में, तो शोभन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? सोहन। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभा कक्षा भीड़ दौड़। चारों में पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो देखिए सभा जहां लगी रहती है समूह में लगी रहती है, कक्षा जो होती है समूह में विद्यार्थी होते हैं, भीड़ में एक समूह में होती है। लेकिन दौड़ जो है इससे क्या आ रहा है? दौड़ से एक भाव का संज्ञा आ रहा है, मतलब कि वह दौड़ रहा है, उससे भाव या गुण दशा का व्यक्ति हो रहा है कि व्यक्ति क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो दौड़ क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरीके से ये जो है आपका दौड़ भाववाचक संज्ञा हो गया। बाकी सभा कक्षा भीड़ ये क्या है? आपके समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा से कौन अलग है? वो दौड़। यही क्वेश्चन ऑप्शन आपसे पूछा था। नेक्स्ट है खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। इसमें कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब देखिए खटाई, मिठाई, दूध और ठंड, इन सब में जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है वो एक तरीके से कहा जाए लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव्य होता है। तो दूध जो होता है वो लिक्विड होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें खटाई, मिठाई, दूध और ठंड में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो वो दूध है। द्रव्यवाचक संज्ञा दूध है। दूध के अलावा पानी हो गया, तेल हो गया, या सोना चांदी, इस तरीके से ये सब क्या हो गया? सोना चांदी ये सब भी आपके किस में आता है? सोना चांदी ये सब भी आपके द्रव्यवाचक पदार्थ में आता है। द्रव्यवाचक पदार्थ या इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो सोना चांदी भी एक पदार्थ के अंतर्गत आता है, या उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो दूध, तेल, पानी ये सब क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है, इसमें विशेषण कह रहा है कि विशेषण शब्द कौन सा है? मतलब विशेषण जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन शब्द कौन सा विशेषण है? तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक विशेषण, रीतिवाचक विशेषण और इसके अलावा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़ा जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये परिमाण का मतलब होता है मात्रा, परिमाणवाचक विशेषण का मतलब मात्रा। ये मात्रा बता रहा है कि गिलास में बहुत थोड़ा दूध है, तो इसलिए ये क्या हो गया? परिमाणवाचक या मात्रात्मक विशेषण। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद कहते हैं कि रूप कहते हैं कि धातु कहते हैं कि शब्द कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हमेशा धातु कहते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। धातु प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाए जाते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। धातु जो होते हैं वो प्रायः क्रिया के सभी रूपों में पाए जाते हैं। मैं वहां होकर आया हूँ, इसमें अव्यय शब्द पूछ रहा है कि अव्यय शब्द क्या है? मैं वहां होकर आया हूँ, कौन सा शब्द इसमें अव्यय है? तो देखिए मैं वहां होकर आया हूँ, वहां जो है आपको पता है कि ये विशेषण है, स्थानवाचक विशेषण है। तो ये विशेषण क्रिया विशेषण, विशेषण नहीं क्रिया विशेषण है। तो वहां क्रिया विशेषण जो होते हैं वो अव्यय होते हैं। तो वहां जो है इसमें क्या हो गया? ये आपका वहां, ये आपका अव्यय शब्द हो गया। और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें भी अव्यय शब्द कहा गया। एक पुनरुक्ति मार्क मैंने लगाया हुआ है जो ऊपर का है, इसमें भी अव्यय शब्द पूछा है। उसने कटोरा भर दूध पिया, अब इसमें कौन सा अव्यय शब्द है बताइए? उसने है? नहीं। कटोरा है? नहीं। भर, जी यही अव्यय शब्द है, क्योंकि भर जो होता है ये एक तरीके से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये भी क्रिया विशेषण है। तो दूध कितना पिया? तो कटोरा भर दूध पिया, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कटोरा भर दूध पिया, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तो ये इस तरीके से कौन सा हो गया? भर, इसमें क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, ठीक है। अब क्रिया विशेषण अव्यय में रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आता है? जैसे तो हो गया, तक, तो, तक, भर, ही, ये सब आपके किस में आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी, चार ऑप्शन दिए गए हैं। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बेसहारा ये अनाथ का पर्यायवाची होता है, यतीम ये भी अनाथ का पर्यायवाची होता है, निराश्रित जो किसी और पर आश्रित हो वही अनाथ होता है,
अनाड़ी ये जो है आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाड़ी मतलब होता है मूर्ख या ज्ञानी। तो इस तरीके से अनाथ से जो है अनाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। विरुद्ध, विलक्षण, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। इनमें से कौन पूछ रहा है, कौन से विचित्र का पर्यायवाची है? विचित्र का पर्यायवाची पूछ रहा है। विचित्र का पर्यायवाची कौन सा है? विचित्र का जो पर्यायवाची है वो, विचित्र का होता है विलक्षण। विचित्र का पर्यायवाची है विलक्षण। बाकी विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत ये समानार्थी शब्द हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से और के द्वारा ये किस कारक का परसर्ग है? मतलब कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं से या के द्वारा? तो से या के द्वारा जो आता है आपका, ये करण कारक के अंतर्गत आता है। आपको ये पता होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, वह मुझसे अलग रहता है। इसमें जो मुझसे है ये अंडरलाइन किया हुआ था और पूछा था कि कौन सा कारक है इसमें, मुझसे में। तो मुझसे जो होता है अलग, वह मुझसे अलग रहता है, मतलब अलग होने का भाव आ रहा है। ये जो लास्ट में से है वह मुझसे अलग रहता है। तो ये अपादान कारक जो होता है, जो से का मतलब इसमें इसके द्वारा जो है अलगाव का बोध होता है अपादान कारक के द्वारा। अपादान में जो से का तात्पर्य आता है, से अलग होने के भाव में लगाया जाता है। तो वह मुझसे अलग रहता है। तो इस तरीके से यहाँ देखिए करण में भी से है, लेकिन इसमें भी से है। वह मुझसे अलग रहता है, अलग होने का, लेकिन इसमें अलग होने का भाव आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे राजा भिखारी से कंबल मतलब भिखारी राजा से कंबल प्राप्त करता है, तो इस तरीके से वहां भी आपका अपादान कारक हो, क्योंकि कंबल जो है वो राजा से अलग होकर भिखारी के पास जा रहा है, तो वो भी आप में अपादान कारक होगा। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, देश, नगर, द्वीप, झील। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? देश, नगर, द्वीप, झील। कहते हैं भैया मेरा देश बहुत अच्छा है, मेरा देश, ना कि मेरी देश। ठीक है, ये तो पुलिंग हो गया। नगर, मेरा नगर बहुत अच्छा है, ना कि मेरी नगर बहुत अच्छा है, तो ये भी पुलिंग हो गया। द्वीप, मेरा द्वीप मतलब बहुत बड़ा द्वीप है, ना कि बहुत बड़ी द्वीप है, बहुत। ये झील जो होता है, झील, झील जो होता है ये आपका कहते हैं भैया बहुत बड़ी झील है, ना कि बहुत बड़ा झील है, बहुत बड़ी झील है। इसलिए झील जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग कहा जाएगा। ठीक है, ना कि पुल्लिंग। तो ये पूछा था कि स्त्रीलिंग चारों में कौन सा है, तो झील आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कथा, सरसों, लता, कुटी। कथा, सरसों, लता, कुटी कह रहा है कि चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में कौन सा समान रहता है, पूछ रहा है। अब नेक्स्ट है मतलब कथा, सरसों, लता, कुटी। तो ये सरसों जो होता है ये आपका दोनों वचन में समान रहता है। चाहे आप देखिए बहुत से सरसों के खेत हैं या एक सरसों का खेत है, चाहे जो भी बोलिए आप सरसों ही बोलेंगे। लेकिन कथा जो होता है, कहते भैया कथाएं चल रही हैं। लता, लताएं, कुटी, कुटियां, इस तरीके से अलग हो जाता है। लेकिन सरसों का सरसों ही रहता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है। अमृत का विलोम, अमृत व निंदा का विलोम पूछ रहा है। तो अमृत का जो विलोम होता है वो विष होता है। अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है। और निंदा मतलब होता है बुराई। और अस्तुति जो होता है, इसका मतलब प्रशंसा करना। अस्तुत मतलब क्या होता है, अस्तुत मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, निंदा का अस्तुति और अमृत का विष। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों, उसको भी आप लोग देखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या पूछा था। पूजनीय कैसे लिखा जाता है? ये भी पूछा था कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। जैसे पूजनीय होता है, ये पूजनीय, पूजनीय शब्द रूप में जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, पूजनीय बोलते हैं। पूजनीय जो होता है ये गलत होता है। पूजनीय गलत होता है, पूजनीय सही चीज होता है। ठीक है। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा था कि जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनियमित। जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहते हैं, अनियमित। और दूसरा पूछा था, जिस पर आक्रमण किया गया हो या जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द पूछा था, क्या कहते हैं, आक्रांत। इसका मतलब होता है जिस पर आक्रमण हो। और मुहावरा पूछा था, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना इसका मुहावरा पूछा था। तो गुड़ गोबर कर देना इसका मतलब क्या होता है, गुड़ गोबर कर देना, ये मुहावरा पूछा था। इसका मतलब होता है बना बनाया काम बेकार कर देना। बना बनाया काम क्या कर देना, बिगाड़ देना। मतलब जो बना बनाया, मतलब गुड़, मतलब गुड़ तो अच्छा होता है, सही रहता है, लेकिन लास्ट में गोबर कर देना, मतलब जो बना बनाया काम रहता है उसे क्या करना, बिगाड़ देना। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखिएगा। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। नेक्स्ट पूछा था हथियार डाल देना।
हथियार डाल देना ये भी मुहावरा के रूप में पूछा था। हथियार डाल देना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, बहुत सिंपल है। मतलब हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना। इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन में यही था, यही सही था। ठीक है। नेक्स्ट पूछा था चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या होता है? ये लोकोक्ति है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये लोकोक्ति है। और इसका मतलब होता है बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब बहुत कंजूसी, मतलब हद से ज्यादा कंजूसी। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ये मतलब बहुत ही कंजूस व्यक्ति जो होता है वो होता है कि भैया कुछ भी हो जाए, मरने वाले हैं लेकिन अस्पताल में नहीं, सुई से लगा के काम चलाएंगे, इस तरीके से काम चलता है उसका। ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब बहुत ही कंजूसी। नेक्स्ट था उसने मान लिया कि उसका दोष है। उसने मान लिया कि उसका दोष है। उसने मान लिया कि उसका दोष है, इसमें पूछा था कौन सा वाक्य है। उसने मान लिया कि उसका दोष है। उसका दोष है। अब देखिए, उसने मान लिया कि उसका दोष है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है, तो ये क्या होता है आपका? इसमें उसने मान लिया उसका दोष है। दो जो है, एक आश्रित वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य है उसने मान लिया, और एक एक क्या है आपका? इसमें आपका एक है वो प्रधान वाक्य है। तो की जो होता है, ये जो होता जुड़ा होता है, ये मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य से जुड़ा होता है। ठीक है, मिश्र वाक्य। तो इस तरीके से एक आश्रित वाक्य होता है, उसने मान लिया, क्या मान लिया? वाक्य पूरा नहीं हो रहा है कि उसका दोष है। ऐसे भैया नॉर्मली बोलते हैं उसका दोष है, तो ये वाक्य अपने आप में पूरा है, तो ये प्रधान वाक्य है। और दूसरा आश्रित वाक्य, जब एक प्रधान वाक्य को एक आश्रित वाक्य के द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में की, जो, क्योंकि, उतना, जब, तब, जैसा, इधर उधर, इस वाक्य से जो है जुड़े रहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? मिश्र वाक्य। ठीक है। तो और एक और पूछा था, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया। ठीक है, इसलिए वह भाग गया। अब कह रहा था कि इसको जो है सब, ये एक संयुक्त वाक्य है और इसको सरल वाक्य बताइए। तो वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग गया, तो सरल वाक्य बनाने के लिए एक ही वाक्य में लिख दीजिए कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बचने के लिए वह भाग गया, ये सरल वाक्य हो गया आपका। अब उतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत था, इतने में ही सरल वाक्य में काम हो गया आपका। नहीं तो था कि वह दंड से बचने के लिए, वह मतलब दंड से उसने वह दंड से बचना चाहता था इसलिए वह भाग लिया, और नॉर्मल दंड से बचने के लिए वह भाग गया। इतना जो है आपका है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है, अगर आपको क्लास ज़रा से भी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।